हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेक्टर, उसके टाइप्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले जानेंगे वेक्टर क्या है। तो वेक्टर कह सकते हैं, अगर हम इसका बेसिक अगर इस आसान शब्दों में जानना चाहेंगे तो वेक्टर का मतलब होता है कि एक तरह का डाकिया। ठीक है, डाकिया जो कि डीएनए को डिलीवर करता है। कहाँ पर डिलीवर करता है? होस्ट सेल के अंदर। क्लियर? तो हम कह सकते हैं वेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ पोस्ट मास्टर। अब इसको आंसर शीट में मत लिख देना, है ना। तो ये समझने के लिए कहा गया है कि ये जो है डीएनए को डिलीवर करता है, डीएनए सीक्वेंस को, डीएनए टारगेट को, डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक है, तो होस्ट सेल में डिलीवर करने का काम करता है, ये होता है वेक्टर। अब आते हैं इसके एक्चुअल डेफिनेशन पर। ठीक है, तो वेक्टर हम किसे कहेंगे? तो वेक्टर इज़ अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। क्लियर? ये एक छोटा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। जैसे कि इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बैक्टीरियल डीएनए हमारा, ये है प्लाज्मिड। ठीक है, अब प्लाज्मिड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लाज्मिड एक तरीके का वेक्टर है। अब लेटर ऑन हम जानेंगे कि प्लाज्मिड किस तरीके से वेक्टर में आता है। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए कि बैक्टीरिया के अंदर जो है क्रोमोसोमल डीएनए एक है और एक है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए काफ़ी छोटा है हमारे क्रोमोसोमल डीएनए से। ठीक है, तो इसी तरीके का वो डीएनए मॉलिक्यूल छोटा होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल, और ये जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग करने का जो है इनके पास नेचर होता है। दे कैन डू देयर रेप्लिकेशन, अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी जो है ये प्लाज्मिड एक तरीके का क्या है? प्लाज्मिड एक तरीके का डीएनए ही है। तो इसमें पहले हमें क्या लगता था कि डीएनए जो होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही होता है और डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन बाद में जब स्टडीज़ और एडवांस्ड हुई तो हमें पता चला कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है और क्लोरोप्लास्ट में रहता है, प्लांट सेल में। ठीक है, तो इन दोनों में भी प्लाज्मिड नहीं, इनमें भी डीएनए होता है और इनमें भी जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर रखते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड भी रहता है बैक्टीरिया के अंदर, इनके पास भी इनमें भी डीएनए होता है और ये भी सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। तो अभी हम क्वेश्चन आएगा कि ये भी तो हमारे रेप्लिकेशन करके जो है हेरिडिटी में योगदान देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए ही कैरी करता है, जो कि है ये। और प्लाज्मिड डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फिलहाल प्लाज्मिड का जो डीएनए है, जो वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए जिसको कहेंगे, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इन जो प्लाज्मिड वेक्टर हो गया, इसको दिस इज यूज्ड एज अ करियर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि वो डाकिया है। ठीक है, वो डीएनए को डिलीवर करता है, डीएनए फ्रेगमेंट को डिलीवर करता है और इंसर्ट कराता है होस्ट सेल में। क्यों कराता है? फॉर क्लोनिंग पर्पस। अब क्लोनिंग का मतलब क्या है? क्लोनिंग मतलब है कि एक का बहुत सारा कॉपीज़ बनाना, मतलब डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन से क्लोनिंग। तो ये काम कौन करता है? वेक्टर करता है, जो कि है प्लाज्मिड। ये क्या करता है? डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी करता है दूसरे होस्ट सेल में। अब हम सोचेंगे कि क्यों डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी करना पड़ता होगा, क्यों डीएनए फ्रैगमेंट को हम डायरेक्टली होस्ट में नहीं डाल सकते। तो इस फिगर पे आते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा है फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए मतलब बाहर से आया हुआ डीएनए जिसको हमें इंसर्ट करना है। अब ये डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर इसका नहीं है। क्लियर? इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर नहीं है, जस्ट एक फ्रैगमेंट है। अब इसको हमें स्टडी करना है, मान लीजिए इसको हमें स्टडी करना है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या है, हमें होस्ट सेल के अंदर इसको डालना पड़ेगा ताकि हम इसके बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ बना सकें और हम इसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, एक ही फ्रैगमेंट के ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो वो हमें अच्छे से जानकारी नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए हम क्या करना है, इसके मल्टीपल कॉपीज़ हमें बनाने हैं। उसके लिए इस डीएनए फ्रैगमेंट को हमें डाल देना है किसी वेक्टर के अंदर। ठीक है, किसी वेक्टर के अंदर हमको डाल देना है। डालने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके का हमारा जो है बन जाएगा इंटीग्रेटेड विथ इंटीग्रेटेड फ्रैगमेंट। ये इंटीग्रेटेड डीएनए फ्रैगमेंट with the vector. अब ये completely is having the nature of self replication. Okay, this complete structure is having the nature of self replication.
अभी ये क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरियल सेल में इसको बाहर रखा जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से जो है बैक्टीरियल सेल इसको अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद जो है क्लोनिंग प्रोसेस वो स्टार्ट करेगा, जिसमें से वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। अब इसका अगर मल्टीपल कॉपीज़ बना तो जाहिर सी बात है कि इसका भी बनेगा, डीएनए फ्रैगमेंट का भी बनेगा। उसके बाद हम डीएनए फ्रैगमेंट को वहाँ से आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं, फिर हम फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसी रीज़न की वजह से जो है हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद से नहीं जा सकता, ये खुद से इसके अंदर नहीं जा सकता, या फिर सेल के अंदर नहीं जा सकता, बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसको इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, देन दिस होल थिंग इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। क्लियर, तो ये हो गया हमारा वेक्टर का डेफिनेशन। इसकी वजह से वेक्टर को कहा गया है क्लोनिंग वेक्टर और क्लोनिंग डीएनए भी इनको कहा गया है। ठीक है, इनको क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनिंग डीएनए भी कहा गया है, किसको, वेक्टर्स को। अब आते हैं वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर एक है हमारा टाइप, और एक है एक्सप्रेशन वेक्टर। अब नाम से ही पता चलता है क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या हो सकता है, क्लोन बनाना, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है। और एक्सप्रेशन वेक्टर का काम क्या है, नाम से क्या पता चलता है, एक्सप्रेशन करवाने में जो वेक्टर हेल्प करता है। मतलब एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया कि डीएनए से हमें प्रोटीन बनाना है, हमें स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोटीन्स बनाने हैं। अभी डीएनए तो डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना सकता, तो डीएनए को स्पेसिफिक एमआरएनए बनाना होगा, और एमआरएनए उस हिसाब से अपना स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। तो एक्सप्रेशन वेक्टर जो है ये एक्सप्रेस करता है डीएनए इंसर्ट को टू प्रोड्यूस द स्पेसिफाइड प्रोटीन। ठीक है, जबकि क्लोनिंग वेक्टर इज़ यूज्ड ओनली फॉर क्लोनिंग ऑफ द डीएनए इंसर्ट इनसाइड द सुटेबल होस्ट सेल। सुटेबल होस्ट सेल में ये बस ऐसे क्लोनिंग ही बनाता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है एक ही टारगेट का, ताकि हमें स्टडी में आसानी हो। क्लियर, तो क्लोनिंग वेक्टर का काम है क्लोन बनाना, और एक्सप्रेशन वेक्टर का काम है एक्सप्रेशन करना, डीएनए इंसर्ट को एक्सप्रेस करना और जो है प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, अभी और एक डिफरेंस में आते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में जो है रिप्लिकेशन कंट्रोल नहीं होता, ये बहुत रिलैक्स्ड होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, नहीं होने की वजह से ये बहुत सारे कॉपीज़ वो आराम से बना सकता है। दिस हेल्प्स देम टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़ इन ईच ट्रांसफॉर्म्ड सेल। हर एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल में वो अपना मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की जो है कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इनके रेप्लिकेशन में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ये रिलैक्स्ड होता है। जबकि एक्सप्रेशन वेक्टर में रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाने हैं अल्टीमेटली, तो प्रोटीन को तो एक लिमिटेशंस के अंदर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा भी हो गया तो प्रॉब्लमेटिक है और कम भी हो गया तो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें रेगुलेटरी कंट्रोल जो है एक्सप्रेशन वेक्टर में हमारे होते हैं। अभी क्या हो गया, रेगुलेटरी कंट्रोल्स जैसे प्रमोटर, ऑपरेटर और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स, ये हो गए हमारे। ठीक है, अभी क्या होते हैं, हमने ये चीज़ ओपेरॉन में देखा है ऑलरेडी कि प्रमोटर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जो हमारे एंजाइम सारे होते हैं जिसमें राइबोसोम बाइंड करते हैं। ठीक है, राइबोसोमल साइट्स मतलब राइबोसोम जहाँ पर बाइंड करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, राइट। तो ये सारे रेगुलेटरी कंट्रोल्स जो हैं एक्सप्रेशन वेक्टर में होने चाहिए, ये रहेंगे तभी वो प्रोटीन को एक्सप्रेस कर पाएंगे अच्छे से। अभी इसमें क्या है कि इट हैज़ अ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, इनके पास जो प्रमोटर और राइबोसोम बाइंडिंग साइट होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंसेस सारे यूकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक प्रमोटर और राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स प्रोकैरियोटिक होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर में। क्लियर, तो वेक्टर दो तरीके के हो गए, एक क्लोनिंग और एक एक्सप्रेशन। अभी आते हैं क्वालिटीज़ पे कि कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए वेक्टर के अंदर ताकि वो एक अच्छा वेक्टर बन सके, और उसको हम वेक्टर की जो कैटेगरी है उनमें डाल सकें। ठीक है, अभी बहुत सारे डीएनए बहुत सारे आर्टिफिशियली भी बनाए गए हैं अभी प्लाज्मिड के जैसे, तो वो हम बाद में आते हैं। पहले जानते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए एक वेक्टर होने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वालिटीज़ होना चाहिए वेक्टर होने के लिए वो है शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर होना चाहिए, ताकि वो अपना मल्टीपल कॉपीज़ बना सके डीएनए इंसर्ट के साथ।
ठीक है। खुद से भी अपना मल्टीपल, अगर सपोज ये मान लीजिए ये हमारा जो है वेक्टर है, इसमें कोई डीएनए इंसर्ट नहीं है तो भी इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और अगर इसके अंदर कोई डीएनए इंसर्ट आ भी गया कुछ इस तरीके का, इसमें अगर कोई डीएनए इंसर्ट हमने डाल भी दिया, फिर भी इसको जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर होना चाहिए। सो इट कैन जनरेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ अलॉन्ग विद द डीएनए इंसर्ट विद इन अ सिंगल होस्ट सेल। ठीक है, खुद भी कर सके और डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट करने के बाद भी कर सके। तो ये सबसे पहला जो है क्वालिटी वेक्टर में होना चाहिए। सेकेंड क्वालिटीज़ में क्या आते हैं, वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, शुड हैव वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये कुछ इस तरीके का जो है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये प्लाज्मिड वेक्टर है। यहाँ पर जो देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही होना चाहिए। अच्छे वेक्टर होने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी जो है ओरी साइट, वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी मुसीबत रुकावट ना आए। क्लियर। अभी जो है हमारा सेकेंड तो कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड क्वालिटीज़ में आते हैं। थर्ड क्वालिटीज़ में है कि ये स्मॉल साइज़ में होने चाहिए और लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए इनका। ठीक है, जो हमने डीएनए लिया है प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर के साथ, ये बहुत स्मॉल साइज़ में होना चाहिए। आइडियली कहते हैं कि 10 kb से कम होना चाहिए, 10 kbp मतलब 10 किलो बेस पेयर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इतना छोटा होना चाहिए। ताकि क्यों छोटा होना चाहिए, ताकि वो टूटे ना। जब भी हम उसको प्यूरीफाई करें या फिर उसको आइसोलेट करें तो ये ब्रोकन डाउन ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, ये सबसे पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है कि ये इतना छोटा होने की वजह से कोई भी दूसरे फंक्शन को ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला है कि हमारे आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है छोटा डीएनए। छोटा डीएनए साइज़ होने की वजह से आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन में काफ़ी मदद मिलती है। और लास्ट वाला क्या है कि दूसरे फंक्शन में भी ये इफ़ेक्ट नहीं करता छोटे साइज़ होने की वजह से। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वालिटीज़। फोर्थ नंबर क्वालिटीज़ है शुड बी ईजिली आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बना दिया, दूसरा डीएनए ऐड करके, दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट ऐड करके, ये हम ईजिली आइसोलेट कर सके, प्लाज्मिड आइसोलेशन, और इसको हम प्यूरिफाई कर सकें। ठीक है, इसको हमने सेल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाला, उसके बाद हमने इसको प्यूरिफाई किया। तो ये चीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए कि हम उसको इजीली आइसोलेट कर सकें और उसको हम जो है प्यूरिफाई भी कर सकें। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। तो ऐसे तो टोटल 11 क्वालिटीज़ हैं, हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 5वें नंबर पे जो है हमारा क्वालिटी वो है शुड बी ईजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर के अंदर जो हमारा डीएनए फॉरेन डीएनए का फ्रैगमेंट है, ये जो है ईजिली होस्ट सेल में आ जाना चाहिए। तो ये वेक्टर जो है ईजिली होस्ट सेल के अंदर आ जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ईजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल है फिफ्थ एलिजिबिलिटी। सिक्स्थ एलिजिबिलिटी क्या है, शुड एफर्ड ईजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, ये जो हमने इजी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई भी डीएनए फ्रैगमेंट्स, मतलब कोई भी डेड, यहाँ पर देख सकते हैं कोई डेड बैक्टीरियल सेल्स अगर हो तो उसमें से जो है डीएनए सेल मेम्ब्रेन रप्चर होके वहाँ से क्या होता है, डीएनए बाहर निकल जाते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को, सारे फ्रैगमेंट्स तो स्टडी के लिए नहीं यूज़ होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स, कोई भी फ्रैगमेंट्स अगर लाइव सेल के अंदर चला जाता है और लाइव सेल के अंदर के क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब सारे फ्रैगमेंट्स इसके अंदर नहीं जा सकते, जो कॉम्पिटेंट होंगे वो नेकेड डीएनए ही इनके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट डीएनए फ्रैगमेंट ही इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने चाहिए होस्ट सेल में। ये होस्ट सेल है, ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने चाहिए। उसके बाद ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा वेक्टर विद द फ्रैगमेंट डीएनए, ये जो है इजीली ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम सेल को इस तरीके से कल्चर कर सकते हैं, फिर उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ नंबर का जो है हमारा क्वालिटीज़। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है कंटेन सूटेबल मार्कर और मार्कर्स। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे क्वालिटीज़ में है शुड कंटेन ए सूटेबल मार्कर और मार्कर्स। एक मार्कर, एक सूटेबल मार्कर होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा भी मार्कर्स हो सकते हैं। अगर हम इस जो प्लाज्मिड वेक्टर था उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स है। तो इसी तरीके का एक सिंगल मार्कर हो या फिर एक से ज़्यादा मार्कर हो, मतलब मल्टीपल मार्कर्स हो, ये ज़रूर होने चाहिए एक वेक्टर्स में। क्यों मार्कर होने चाहिए? क्योंकि मार्कर परमिट करते हैं डिटेक्शन। होस्ट सेल मार्कर को देखकर ही डिटेक्शन करते हैं। सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे, फिर वहीं पे जाकर के वो उसको क्या करेंगे, टेकअप करेंगे, है ना। तो इजी डिटेक्शन बाय द होस्ट सेल, ताकि वो जो होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया 7वें नंबर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सूटेबल मार्कर होने चाहिए। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 8वें नंबर पे है शुड हैव यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है इस इमेज में, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहाँ है, इंसर्टेड जीन के एडजेसेंट में। ठीक है, इंसर्टेड जीन्स के एडजेसेंट में हम देख सकते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट से, ये हो गया रेस्ट्रिक्शन साइट। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ये यूनिक होने चाहिए, यूनिक इन नेचर। ये भी यूनिक होगा, ये भी यूनिक होगा। तो यूनिक होने की वजह से क्या होगा, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक टू दिस जीन वहीं पर जाके वो बाइंड करेगा। ठीक है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है वो इनके साथ यूनिक सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करता है और वहीं पे जाकर के वो बाइंड करता है। तो इस हिसाब से जो है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए वेक्टर में। ठीक है, ताकि डीएनए इंसर्ट जो है इजीली इंटीग्रेट हो सके, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके कि हमें इंटीग्रेट कहाँ पे होना है। अब जैसे हमने डीएनए फ्रैगमेंट ले लिया और हमने प्लाज्मिड ले लिया, तो उसमें हमको पहले जानना है कि कहाँ पर इंटीग्रेट होना है। ठीक है, इस जगह पे इंटीग्रेट होना है, इस जगह पे इंटीग्रेट होना है डीएनए फ्रैगमेंट को, या फिर इस जगह पे, या फिर इस जगह पे, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैच हो गया, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट मैच हो गया, तो यहाँ पर डीएनए फ्रैगमेंट जो है इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए वेक्टर के अंदर। यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होंगे तो दूसरे फंक्शंस को ओवरलैप भी नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 8वें नंबर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं 9th पे। 9 नंबर पे है कि इन केस ऑफ जीन ट्रांसफ़र, अगर जीन ट्रांसफ़र करना है तो वेक्टर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को इंटीग्रेट कर सके या फिर डीएनए इंसर्ट के साथ खुद को इंटीग्रेट कर सके। कहाँ पर इंटीग्रेट कर सके, इन द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, मतलब वेक्टर जो है वो खुद ही एक डीएनए है और वो डीएनए खुद एक होस्ट सेल में इंटीग्रेट हो सके, अपने आप को इंटीग्रेट करा सके, और डीएनए इंसर्ट के साथ, ये जो डीएनए इंसर्ट है वेक्टर में, इसके साथ होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट करा सके खुद को। क्लियर, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, आइदर प्लाज्मिड खुद करे या फिर डीएनए फ्रैगमेंट के साथ करे, उसको होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट होना है, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। 10th नंबर पे आते हैं कि इन केस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए इंसर्ट, जब हमको डीएनए इंसर्ट का एक्सप्रेशन करना हो तब वेक्टर में ज़रूर ही सूटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स रहने चाहिए। सूटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स हमने क्या पढ़ा एक्सप्रेशन वेक्टर में, सूटेबल कंट्रोल्स हैं प्रमोटर, ऑपरेटर और हो गया राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स। क्लियर, तो ये हो गए हमारे कंट्रोल एलिमेंट्स जो कि कंट्रोल करते हैं प्रोटीन के प्रोडक्शन को। अब ये डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज से जो है हमारा होगा डीएनए, उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से जो है हमारा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, उनके अंदर कंट्रोल एलिमेंट्स भी होने चाहिए। 11th नंबर और सबसे लास्ट जो क्वालिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वेक्टर का, वो है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कंटेनिंग डीएनए इंसर्ट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए should be identifiable from those transformed by the vector molecule alone। मतलब क्या है कि वो सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल हम किसे कहेंगे, वो बैक्टीरिया जहाँ जिसके अंदर जो है, यहाँ पर बना देती हूँ, सपोज ये दोनों बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर जो है हमारा वेक्टर इंसर्ट हो चुका है, मान लीजिए ये वेक्टर है,
और ये वेक्टर के अंदर जो है हमारा डीएनए इंसर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ये भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ये भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ठीक है, क्यों ट्रांसफॉर्म सेल है? क्योंकि इन्होंने जो है अपटेक कर लिया है प्लाज्मिड को, वेक्टर को, और यहाँ पर डीएनए इंसर्ट के साथ वेक्टर को। अब ये भी बहुत सारे कल्चर्स होंगे, ये भी बहुत सारे कल्चर्स होंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि ये जो है इसको हम आइडेंटिफाई कर सके अलग अलग, कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड सेल में सिर्फ वेक्टर है और कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड सेल में वेक्टर के साथ डीएनए फ्रैगमेंट है। तो द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कंटेनिंग द डीएनए इंसर्ट कहा गया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये डीएनए इंसर्ट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोनों एक ही है। ये आइडेंटिफाइड होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल होने चाहिए फ्रॉम दोज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द वेक्टर मॉलिक्यूल अलोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकें। ये भी एक तरीके का क्राइटेरिया है जो कि वेक्टर में होने चाहिए। ओके, तो ये हो गए 11 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अच्छे वेक्टर होने के लिए। अब आते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल्स थोड़ा देख लेंगे गुड वेक्टर का। तो अब तक जितने भी सारे गुड वेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से अब तक हैं जाने गए हैं 10। ठीक है, टोटल 10 है। तो सबसे पहला जो वेक्टर आइडेंटिफाई हुआ वो है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड जो हम बात कर रहे थे पहले ही, वो प्लाज्मिड है एक तरीके का बहुत अच्छा गुड वेक्टर। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस बहुत ही अच्छा काम करते हैं एज अ वेक्टर की तरफ से। ये मॉलिकुलर में बहुत रेगुलर यूज़ किए जाते हैं मॉलिकुलर रिसर्च में बैक्टीरियोफेज। ओके, थर्ड है फैजमिड, फोर्थ है कॉजमिड, फॉजमिड वेक्टर, शटल वेक्टर, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स, ईस्ट वेक्टर, फेजमिड्स, और हो गए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स। अब आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी बनाने स्टार्ट हो गए हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो ये सारे 10 तरीके के जो है वेक्टर्स यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस। क्लियर? तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ अ गुड वेक्टर। क्लियर? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इन वेक्टर्स के ऊपर अलग अलग अगर आपको दूसरा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, और इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स के लिए हमारे लिंक्डइन पेज को फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरीके की मज़ेदार माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो लेट्स मेक द बोरिंग मॉलिक्यूलर टॉपिक्स फन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।